इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से रेजिस्टेंसों का कनेक्शन किया जाता है, यानी सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो कल हम लोगों ने पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ा था। एक कनेक्शन और होता है, इसको सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी कहते हैं, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली जो हमारा सीरीज कनेक्शन था, पैरेलल कनेक्शन था रेजिस्टेंस का, वो हम लोगों ने कल पढ़ा। तो थोड़ा सा आज हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसके फॉर्मूले का यूज़ करना होता है अगर कोई सर्किट हमारे पास दी गई होती है तो। बाकी जो न्यूमेरिकल है आप लोग अपने बुक से देख करके लगाइएगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम होंगे उससे आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन, ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हमें ये डिमांड होती है कि किसी सर्किट में हमको रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना होता है, ठीक। हमें चाहिए कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बढ़े, या ये कह लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, 1 एम्पीयर की करंट फ्लो कराने के लिए या 2 एम्पीयर की करंट फ्लो कराने जितनी हमको आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से हमको वहाँ रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। और आप सभी को ये पता होगा कि करंट को फ्लो अगर हम चाहते हैं कि करंट हमारा अच्छा फ्लो हो तो रेजिस्टेंस का मान वहाँ पे क्या होगा, कम होना चाहिए, ठीक है। ये सब तो आपको पता होगा। तो बेसिकली हमें ये आप लोग को बताना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक। तो जिस सर्किट में हमको रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना होता है, ठीक, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना होता है तो उस सर्किट में हम रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं, ठीक। और जिस सर्किट में हमें रेजिस्टेंस का मान कम रखना होता है, ठीक है, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस का मान कम रखना होता है तो वहाँ पे हम कौन सा कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना है तो कनेक्शन क्या होगा, सीरीज में करेंगे। और यदि प्रतिरोध का मान घटाना है तो कनेक्शन किस में करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं वहाँ पर, ठीक। तो ये कुछ न्यूमेरिकल से छोटे से ये आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है ये कि यहाँ पे एक देखिए, सीरीज के लिए एक यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच में 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और चारों रेजिस्टेंस का मान क्या है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का मान दिखाया गया यानी कि 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 4 ओम का लगा है, 3 ओम का लगा है और 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3 R4 किस में है, सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। देख करके आप पहचान सकते हैं इसमें ये किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब हमको क्या करना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे हम यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो सिंपली R इक्विवेलेंट या आर ए बी का मान यहाँ निकालना है हमको। तो यानी ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3 ... Rn तक, यानी जितने भी रेजिस्टेंस वहाँ लगे रहेंगे उतने को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे सिंपली। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया R1 R2 R3 R4 जितने रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम आ गया, ठीक। ये तो हमारा आपका सिंपल एक सर्किट था, इसका रेजिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लिया। ऐसे सर्किट ये तो आपको केवल समझने के लिए था कि हाँ इस तरीके से संयोजन जो होगा वो सीरीज का होगा, किस तरीके से पहचानेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके आगे जो हमारे नेटवर्क आएंगे, जो कनेक्शन होगा, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में, वो सीरीज और पैरेलल दोनों मिला करके रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि कौन कौन सा जो रेजिस्टेंस है सीरीज में जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो जब हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ आप लोगों ने ये देखा कि जो सीरीज में कनेक्शन अगर है, कोई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला सिंपली यहाँ लगा कर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर पैरेलल में कोई चीज़ कनेक्टेड है तो इस प्रकार से कनेक्टेड रहेगा और इन सभी का मान यहाँ दिया हुआ है, 2 ओम 2 ओम 4 ओम और 4 ओम, R1 R2 R3 R4 का मान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस आर ए बी का मान निकालना है और ये रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सिंपली हम यहाँ क्या किए हैं, आर ए बी जो यहाँ पे है, देखिए आर ए बी के बीच मतलब आर और ए जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इसका हमको मान निकालना है पैरेलल कनेक्शन में। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/R1 1/R2 1/R3 और 1/R4 का यूज़ किया है इस फॉर्मूले का, और यहाँ पे सबका मान रख देंगे जो कि मान आपके सर्किट में दिया हुआ था। टोटल मान हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1.5 ओम, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो
ये तो हमारा सिंपल आ गया कि पैरेलल में अगर कोई कनेक्टेड है तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज़ करके मान उसका निकाल लेंगे। दूसरा देखिए आपके सामने एक और सर्किट है यहाँ पे, जो कि ए और बी के बीच में यहाँ पे लगा हुआ है, और 4 ओम और ये 4 ओम और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट में, आप ध्यान दीजिएगा, ये 4 ओम और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों पैरेलल के, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दो रेजिस्टेंसों को दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े हुए रहते हैं, अगर उनका मान निकालना रहता है तो कैसे मान निकाल लेंगे? उसका एक फॉर्मूला सिंपल होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर कोई दो रेजिस्टेंस है, किन्हीं दो रेजिस्टेंसों की बात हो रही है, किन्हीं दो रेजिस्टेंसों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई भी होता है। जहाँ पे केवल दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और वो दोनों किसमें पैरेलल में हैं, तो वहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एक फॉर्मूला होता है जो अगर R पैरेलल में है ना, R1 पैरेलल R2 होता है। ठीक, तो ये होता है। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, R1 पैरेलल R2 अगर है हमारा, तो यहाँ के लिए एक फॉर्मूला सिंपल होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ रखेंगे, तो यानी R1 R2 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, 4 4 जो 16 और अपॉन 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम हो जाएगा यहाँ मान, तो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा आपका। ठीक, तो जब यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टेंस हमको मिलेगा जो कि 2 ओम का मिलेगा। अब वो 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 0.5 ओम का रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। फिर इन 2 ओम 2 प्लस 0.5 जोड़ लेंगे हम इसको। ठीक है, ऐसे जोड़ करके आगे के सर्किट को भी सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए 2 ओम और 2 ओम का किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। इन दोनों को भी वैसे जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक मान आएगा जो कि सीरीज में जुड़ जाएगा, तो जो भी इसका मान आएगा उसका वैल्यू और 0.5 और ये जो दो हमने यहाँ पे 2 को और ऐड किया था, इसका जो मान निकाला था, तो उन सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब लास्ट में क्या होगा, हमारा तीनों रेजिस्टेंस जो होगा कुछ इस प्रकार से हमें सर्किट मिलेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक सर्किट इस प्रकार से, एक सर्किट इस प्रकार से और एक सर्किट इस प्रकार से। तो ये तीनों सर्किट किस में जुड़े आपको दिख रहे हैं, तीनों सीरीज में जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो लास्ट में हमको क्या कनेक्शन मिला, सीरीज कनेक्शन मिला। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जो जो मान इसके आए रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम इसका मान निकाल लेंगे इस प्रकार के सर्किट का। तो ये तो आपका रहा, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये अभी आप लोग के सामने एक सर्किट दी गई है, इसका जो सर्किट दी गई है इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा लगाने का। और जब भी आप सर्किट सॉल्व करिएगा, सर्किट को हमेशा लेफ्ट साइड से, जो ये आपका है इधर साइड से आप लोग को शुरू करना है। देखिए इधर साइड से, ठीक है, इधर सर्किट को सॉल्व करिएगा। यानी सबसे पहले क्या करिएगा, 2 ओम और 3 ओम को सीरीज में जोड़ लेंगे। फिर 2 ओम और 3 ओम सीरीज में जुड़ जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस हमको मिलेगा और एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ मिलेगा। तो अब एक रेजिस्टेंस मिला, ये और ये रेजिस्टेंस दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, तब फिर हमको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर ये दोनों हमारा सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में जोड़ देंगे इसको। तो इस प्रकार से करके क्या करेंगे, हम सभी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको आप लोग आगे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, यहाँ पे आप लोग को शो किया गया कि किस प्रकार से आप जो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का जो फॉर्मूला हम लोग को मिला है उस फॉर्मूले को किस प्रकार से यूज करना है और सर्किट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं और बुक में भी जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उसको भी आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तब जा करके आप लोग को समझ में आएगा कोई चीज़। तो वो तो आपका कनेक्शन हो गया, आप लोगों ने कनेक्शन पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है, हम लोग आज जो शुरू करेंगे, ये तो जो हमने बातें की थी वो कल वाले चैप्टर की बातें हुई थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप लोग को दिखाए गए थे किस प्रकार से होंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम आज का हमारा टॉपिक है। देखिए ओम का नियम क्या होता है, इसमें से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा और जो लोग नहीं पढ़े हैं यहाँ पे देख लेंगे। सभी लोग इस नियम को याद कर लेंगे अच्छे से और लिख करके याद कर लेंगे, चाहे जैसे भी इस नियम को अच्छे से याद कर लीजिएगा और यहाँ अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करते हुए चलिएगा। तो ओम का नियम क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था सन 1827 ईस्वी में। भौतिक वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी चालक की, ठीक है, यदि किसी चालक तार की
किसी चालक तार के, आप लोग तो चालक कुचालक के बारे में पढ़ ही चुके हैं, तो वहाँ यही बात हो रही है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे उसका लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, तापमान, दाब इत्यादि स्थिर हो यानी कांस्टेंट हो, उनका मान न बदले, तो क्या होगा, चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वी का मान, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर वी जो होगा उसका मान तथा चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात क्या होगा, सदैव कांस्टेंट रहता है। ये ओम्स के अकॉर्डिंग ओम जो साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं या किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, तापमान इत्यादि स्थिर हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात क्या होगा, सदैव नियत रहता है, अर्थात V/I बराबर हम नियतांक लिख सकते हैं। अब इसी नियतांक को क्या कहते हैं, जो कि कांस्टेंट रहता है, इसी नियतांक को चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। अतः V/I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा। हमने क्या कहा यहाँ पे, जो हमारा कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो V/I बराबर R या V बराबर IR से भी हम यहाँ डिनोट कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला आप लोगों के बीच में है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले के बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि आगे हम लोग सर्किट जो सॉल्व करेंगे उसमें भी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि जो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है V/IR, ये इसमें से आप लोग I का भी मान निकाल लेंगे कि सर्किट में, R का भी मान निकाल लेंगे कि सर्किट में, ठीक, V का भी मान निकाल लेंगे पक्षांतर करके। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, V/IR होता है। यहाँ से R का मान अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, V/I हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से देखिए एक सर्किट आप लोग के सामने दिखाया गया है, ये सर्किट है। यहाँ पर प्लस माइनस यानी एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ एक अमीटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और ये बैटरी से इसको जोड़ा गया है। इसमें करंट क्या हो रही है, I फ्लो हो रही है। ये एक सर्किट बनाया गया जो कि ओम के नियम का परपथ इसको हम लोग कहते हैं। ये सर्किट को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। तो ये सर्किट आप लोग के सामने, इसके बारे में बता भी दिया गया था और इस सिंपल सर्किट है। इस सर्किट में क्या है, देखिए एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रही है इसका मेज़र करने के लिए एक अमीटर यहाँ लगा हुआ है और इस सर्किट में वोल्टेज कितना है इसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक। तो ये सर्किट आपका क्या है, ओम के नियम का सर्किट है। अब देखिए इसके अनुसार क्या होता है, ओम का तो एक नियम आपने पहले पढ़ा, एक ओम के नियम को ओम के नियम अनुसार एक और भी बात होती है, उसको भी देख लेते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर हो तो चालक में बहने वाली धारा सदैव चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी I प्रोपोर्शनल V या I = V/R या R बराबर V/I। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था V/I बराबर नियतांक वही है कि यहाँ I प्रोपोर्शनल क्या होता है, V के, यानी समानुपाती होता है किसके, करंट जो होता है वो किस समानुपाती होता है, वोल्टेज के। कब, किस कंडीशन में, कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जो कि ताप, दाब, लंबाई थी वो सारी कांस्टेंट हो तब चालक में बहने वाली धारा क्या होगी, सदैव चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होती है। तो ओम्स लॉ के ये भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं और ये वाला भी डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपके हो गए ओम्स लॉ के, इसको अच्छे से लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या, क्या लिमिटेशन क्या होता है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ की लिमिटेशन जो होती है कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। पहला होता है कि ओम्स का जो नियम होता है वो रेखीय अवयवों पर लागू होता है, ठीक है, जो लीनियर कंपोनेंट होते हैं उस पर लागू होता है, जैसे प्रतिरोध, ठीक है, इस पर क्या होता है प्रतिरोध एवं नॉन लीनियर एलिमेंट पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, जैसे डायोड होता है आपका, ठीक। इन सब पे ओम्स लॉ जो होगा नहीं फॉलो होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि ओम का नियम बाइलैटरल यानी द्विदिशिक अवयवों पर ही लागू होता है, यह यूनिलैटरल यानी एक दिशिक अवयवों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, बाईमेटालिक स्विच यानी द्विधात्विक आयरन पर क्या होगा, ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट होता है सभी वैद्युत, यहाँ आयरन मतलब ये द्विधात्विक, धात्विक मतलब आयरन है, द्विधात्विक जो होता है बायोमेटेलिक जो तत्व होते हैं उन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। सभी वैद्युत अपघट्यों पर ओम्स लॉ क्या होता है, लागू नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो आपके कुछ पॉइंट हैं जो लिमिटेशन को दर्शाते हैं कि इन पॉइंटों पे क्या होता है, ओम्स लॉ लागू होता है या नहीं लागू होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, हाँ, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव होता है। जो हमारा टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस पर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सभी धातुओं पर, एक एक करके बात करेंगे कि हमारे जितने भी मेटल कंपोनेंट होते हैं, जितने मेटल एलिमेंट होते हैं, उस पे क्या होता है। तो सभी धातुओं एवं चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने से उनके प्रतिरोध बढ़ जाता है एवं तापमान घटाने से घटता है। यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, सभी धातुओं एवं चालक पदार्थों के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वो किसी सभी धातु एवं चालक पदार्थों के तापमान के समानुपाती होता है। मतलब अगर किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, और यदि किसी चालक पदार्थ का या किसी धात्विक पदार्थ का किसी धात्विक पदार्थ का टेम्परेचर कम हुआ तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। जितने भी हमारे चालक पदार्थ होंगे उसके लिए बात हो रही है कि अगर चालक पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर कम होगा चालक पदार्थों का तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो मिश्र धातुओं का, कि सभी जो भी मिश्र धातुएं होती हैं उनका भी प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, परंतु उनके प्रतिरोध में वृद्धि चालकों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, जितने चालक में क्या होता है कि तुरंत जितना टेम्परेचर बढ़ा उसी हिसाब से प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उसके अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो एकदम उतना ही हमारा प्रतिरोध का मान भी नहीं बढ़ेगा, कुछ कम होगा। ठीक है, और विद्युत रोधियों का तापमान बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध घटने लगता है। अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाता है। और रासायनिक विलयनों तथा विद्युत अपघट्यों का जो प्रतिरोध होता है तापमान के बढ़ने से घटने लगता है। ठीक, और अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, प्रायः तापमान बढ़ने से घटता है, परंतु यह क्रिया क्या होती है, अनियमित होती है। क्यों अनियमित होती है, क्योंकि जो हमारा अर्धचालक होता है वह पूर्ण चालक नहीं होता है और ना ही पूर्ण कुचालक होता है, इसलिए इसमें यह क्रिया जो होती है वह अनियमित होती है। तो ये तो आपके जो है प्रतिरोध पर तापमान का क्या इफेक्ट होता है वो आप लोगों ने देखा। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध पर तापमान के प्रभाव का एक ग्राफ दिखाया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चालक पदार्थ में जो हमारा देखिए टेम्परेचर जो आप लोग का नीचे एरो के निशान दिखाया गया है और रेजिस्टेंस का मान ऊपर वाले एरो के निशान दिखाया गया है। यहाँ देखिए कि अगर चालक का तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालक का अगर टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो ये तो आपका ग्राफिकल मतलब ये कुछ ग्राफ है जिसको कि आप लोग याद रखिएगा, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन सारे जो चालक पदार्थ होते हैं, विद्युतरोधी पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं, इन सब पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक का। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। किसी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए देख लेते हैं। माना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ का प्रतिरोध क्या है, R0 है। माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ का प्रतिरोध क्या है, R0 है, R0, तथा पदार्थ का तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RT हो जाता है। तब पदार्थ के प्रतिरोध में हुई कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, RT माइनस R0। ठीक है, वृद्धि हम लोग कैसे निकालेंगे, RT माइनस R0 हो जाएगी। अब ये जो होती है कुल वृद्धि जो होती है वो कुछ पॉइंटों पर निर्भर करती है, जो कि है आपके पहला जो है पॉइंट आपका पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, जो ये वृद्धि होती है तापमान में हुई वृद्धि पर तथा पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध R पर ये निर्भर करता है। अतः पदार्थ के प्रतिरोध में हुई वृद्धि RT माइनस R0 किसके हो जाएगा, प्रोपोर्शनल R0 इंटू T के। अब यहाँ से देखिए RT माइनस R0 इक्वल टू हो जाएगा ये प्रोपोर्शन R0 इंटू अल्फा। यहाँ पे जो है ये हमने ये जो समानुपाती था इसको इक्वलेंट जब किया तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, RT माइनस R0 जो है इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू R0 इंटू T। यहाँ अल्फा क्या था आप लोगों को बताया गया था ना कि
जो हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक है इसको क्या करेंगे, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक जो होगा वह अल्फा इंटू आर नॉट, R0 इंटू टी हो जाएगा, जहां अल्फा एक नियतांक है जिसे पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं तथा इसका मात्रक क्या होगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः जो हमारा होगा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक इज इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन आर नॉट इंटू टी, या R0 इंटू टी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे RT क्या है, R नॉट क्या है, आप लोगों ने इसमें देखा RT क्या है, जब हम T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तब प्रतिरोध RT होता है, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं प्रतिरोध का पदार्थ का प्रतिरोध कितना है, तो R0 है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आप प्रतिरोध ताप गुणांक इन फॉर्मूले की सहायता से किसी भी न्यूमेरिकल में आप लगा सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ से आप उसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संधारित्र पे। संधारित्र क्या होते हैं, इनको किन किन माध्यमों से कनेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी आज पढ़ाया गया है इसमें जो भी डाउट होंगे उसको आप लोग पूछ लीजिएगा।